अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। धान की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए जरूरी प्रबंधन कार्य। अच्छी बढ़वार हेतु मूंग और उड़द की फसल में जरूरी कार्य। सब्जियों में जड़ गलन रोग की समस्या एवं इसका नियंत्रण। अपने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अधिकतर किसान भाइयों ने धान की रोपाई का कार्य संपन्न कर लिया है, लेकिन कई बार किसान धान की बुआई के बाद धान की फसल में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन कार्यों जैसे खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन तथा कीट एवं रोगों की रोकथाम आदि को सही समय पर सही रूप से न करने पर किसानों को धान की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं प्राप्त होता। धान की फसल में इन प्रबंधन कार्यों को कब और किस प्रकार से करें जिससे कि धान की फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त हो सके, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रविंद्र श्योरान से। तो बीमारियों के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जनरली हम आवश्यकता ना होते भी बीमारियों का जो हमारा पैकेज बोलते हैं जिसको कि हमने डालना ही डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक बीमारी का एक लक्षण होता है और जब तक वो लक्षण आए और एक लिमिट होती है, अब तक वो लिमिट ना आ जाए तब तक आपको बीमारी का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे जो मित्र कीट होते हैं वो दवाई छिड़कने से भी मर जाते हैं, जिसकी पौधे या फसल को ज़रूरत होती है, लेकिन अनावश्यक हम फसलों पर छिड़काव करके उन मित्र कीड़ों को भी मार देते हैं। तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर अगर बीमारी के लक्षण आते हैं और जो लिमिट बताई मैंने, थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, अगर जब तक वो लिमिट नहीं आ जाती तब तक आप छिड़काव ना करें। धान में पत्ता लपेट एक आती है। पत्ता लपेट में ये होता है कि एक लार्वा होता है जिसको हम वो पत्ते को लपेट देता है और उसका रस चूसना शुरू कर देता है और उस पर एक लंबी लंबी सफ़ेद रंग की धारियाँ बन जाती हैं। अगर ये इस प्रकार के लक्षण जैसे आप धान लगाइए तो आपको जुलाई से लेके अगस्त अक्टूबर तक मिल जाएंगे और ये बीमारी चलती रहती है। धान का तना छेदक, इस कीट की सूड़ी अवस्था ही क्षतिकर होती है। सर्वप्रथम अंडे से निकलने के बाद सूड़ियां मध्य कलिकाओं की पत्तियों में छेद कर अंदर घुस जाती हैं तथा अंदर ही अंदर तने को खाती हुई गांठ तक चली जाती हैं। पौधे की बढ़वार की अवस्था में प्रकोप होने पर बालियां नहीं निकलती हैं। बाली वाली अवस्था में प्रकोप होने पर बालियां सूखकर सफेद हो जाती हैं तथा दाने नहीं बनते हैं। गंधी बग, इस कीट का व्यसक लंबा, पतला और हरे भूरे रंग का उड़ने वाला होता है। इस कीट की पहचान किसान भाई कीट से आने वाली दुर्गंध से भी कर सकते हैं। इसके व्यसक एवं शिशु दूधिया दोनों को चूसकर हानि पहुंचाते हैं, जिससे दानों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं तथा दाने खोखले रह जाते हैं। अब जानते हैं कि इन कीटों का रोकथाम किस तरह से करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको मोनोक्रोटोफास दवाई आती है, एक क्विनलफॉस दवाई आती है। 400 ml क्विनलफॉस या 200 ml मोनोक्रोटोफास प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़क दें। नहीं तो हमारी एक और रिकमेंडेशन भी है, कार्टेफ की है, 7.5 किलो कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड 4G है,
वो लगभग 7.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, या पदान सनवैक्स के नाम से भी आती है, उसका भी 7.5 किलो, या एक फर्टेरा दवाई है उसका भी 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर दें, और फसल में ये पत्ता लपेट है या दूसरी सुंडी है वो ख़त्म हो जाएंगी। और जो ये कार्टेफ है ये 2 बारी है, 50 दिन पे और 70 दिन पर, वैसे तो 3 है लेकिन 2 बारी करने से भी काफ़ी हद तक इसका निवारण बीमारी का हो जाता है। धान में आजकल जो बीमारी देखने को मिल रही है, जो पीछे जो सीजन गए हैं, पिछले जो देखा जाए तो एक गर्दन तोड़ आती है। उसमें क्या होता है कि जैसे हमारी गर्दन है उसी तरीके से जो पौधे की गर्दन है वहाँ पर एक निशान सा बन जाता है, वहाँ से वो सूख जाता है, और पौधे में जो पानी या जो भी तत्व हैं जो उसको चाहिए आगे पैदावार या बढ़वार के लिए, उनका जो बहाव है जो ज़मीन से लेके या पौधे के से लेके जो बीज बनने हैं वहाँ पर रुक जाता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर पौधा सूख जाता है और उसमें कोई भी बीज नहीं बनता। तो इसके लिए एक दवाई आती है ट्राईसाइक्लाजोल, जो बीन, बाम और सीविक इन 3 नाम से मिलती है। और भी दवाइयाँ हैं, ट्राईसाइक्लाजोल ध्यान रखें आप, और लगभग 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। धान का झोंका रोग, इस रोग का प्रकोप असिंचित धान में बहुत अधिक होता है। इस रोग का प्रकोप होने पर पत्तियों, गांठों, बालियों पर आंख की आकृति के धब्बे बन जाते हैं, जो बीच में राख के रंग के तथा किनारे गहरे भूरे रंग के होते हैं। तनों की गांठ पूर्णतया या उसके कुछ भाग काला पड़कर सिकुड़ जाता है, जिससे पौधा सिकुड़ कर गिर जाता है। इस रोग का प्रकोप जुलाई से सितंबर महीने में ज्यादा होता है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर या बाली निकलते समय 2 बार आवश्यकता अनुसार कार्बोडाजिम 40% घुलनशील धूल की 25 ग्राम दवा पानी में घोलकर छिड़काव करें। भूरी चित्ती रोग, इस रोग के लक्षण मुख्यतः पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। उग्र संक्रमण होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को सूखा कर देते हैं और बालियां पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलती हैं। इसकी रोकथाम के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैनकोजेब 25 ग्राम दवा 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसानों को आजकल जो हमारे सूक्ष्म तत्व है उसकी भी काफ़ी परेशानी आ रही है। सूक्ष्म तत्वों में मैं आपको बताऊंगा, जैसे जिंक है, आयरन है, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि किसान भाइयों को कई बार ये नहीं पता होता कि इसमें कौन सी चीज़ की कमी है। कई बार खाद की कमी होती है और बीमारी वाली दवाइयाँ वो छिड़कना शुरू कर देते हैं, तो उनको पहचान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जहाँ तक जिंक की कमी का सवाल है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे नीचे वाले पत्ते हैं, जो हमारे धान के पौधे हैं उसके जो नीचे वाले पत्ते हैं, वो उन पर एक जैसे जंग लग जाता है, वैसे टाइप का जंगी पत्ते हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो सूख जाते हैं। अब उसके हिसाब से जो पौधे की बढ़वार है वो रुक जाती है, और जो उसमें कल्ले बनते हैं या टिलरिंग जिसको बोलते हैं वो रुक जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों को ये चाहिए कि अगर इस प्रकार के, और ये जो जिंक है इसकी कमी के लक्षण लगभग रुपाई के 2 से 3 हफ्ते बाद दिखाई देते हैं, और इसकी आवश्यकता या इसकी पूर्ति करने के लिए किसानों को लगभग 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़क देनी चाहिए। खरपतवारों का नियंत्रण प्राय खुरपी, हसिया और पैडी वीडर द्वारा करना सर्वोत्तम रहता है। मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो परामर्शकर्ता, जो भी कृषि से संबंधित लोग हैं या वैज्ञानिक हैं या विस्तार विशेषज्ञ हैं, उनसे अवश्य जानकारी लें और उन्हीं के परामर्श के अनुसार खाद दवाई का या बीमारियों की जो दवाई है उसका प्रयोग करें। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई खरीफ मूंग एवं उड़द की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल 20 से 30 दिन की अवस्था लिए खेतों में खड़ी है, और इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए वर्तमान में कुछ कार्य जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, जल निकास की उचित व्यवस्था और पौध संरक्षण उपाय आदि को करना जरूरी है। तो किसान भाइयों, वर्तमान में मूंग एवं उड़द की फसल में इन्हीं सब कार्यों को किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक। अगर हम देखें तो इस समय हमारे जो क्षेत्र में जो मूंग उड़द की फसल लगी हुई है, वो फसल लगभग जो है 20 से 30 दिन के आसपास की है,
तो पहला काम हमें जो है खरपतवार प्रबंधन के लिए निदाई गुड़ाई के माध्यम से इन खरपतवारों को निकालना है। जो रासायनिक जो खरपतवार जो नाशी हैं उनका उपयोग जो है हमें सही समय पर करना है। इनके उपयोग के लिए जो उचित जो समय है वो आपका 20 से 25 दिन के आसपास है। और इसमें खासकर जो हमारी जो पोस्ट इमरजेंस जो चारानाशी आते हैं उनका हमें उपयोग करना है इस समय। उसमें इमेजाथाइपर नामक एक चारानाशी आता है। ये हमारे मूंग, उड़द इन सभी फसलों में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में कहीं कहीं अधिक वर्षा हो रही है, जिसके कारण खेतों में पानी भर जाता है और मूंग तथा उड़द की फसल खराब होने लगती है। इसीलिए आप खेतों में जमा पानी को निकालने की उचित व्यवस्था करें। लेकिन जिन स्थानों पर वर्षा का अंतराल अधिक हो गया है तथा फसल सूखने लगी है, तो आप खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इसके अलावा मूंग तथा उड़द की फसल में लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण किस तरह से करना है, आइए जानते हैं। फसल में हम देखें कि हमारे आसपास कई जगह से ऐसी कुछ शिकायतें भी आ रही हैं मूंग और उड़द में, जहां पर रज चूसक कीटों का प्रकोप हो रहा है, जिसकी वजह से पीला मोजाइक रोग मूंग और उड़द में देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, तो जो पीला मोजाइक रोग है वो रोग जो है सफ़ेद मक्खी या जिसको हम वाइट फ्लाई बोलें, इस कीट के माध्यम से जो है फैलता है। तो हमें इसके प्रबंधन के लिए शुरुआत में जैसे ही आप लोगों को खेतों के निरीक्षण के समय अगर पीले मोजाइक रोग से प्रभावित पौधे कहीं कहीं नज़र आते हैं, तो सबसे पहले तो इन पौधों को खेत से निकाल कर हम जो है गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दें। और उसके बाद सफ़ेद मक्खी जो कीट है जो इस रोग को वाहक का कार्य है, उसके प्रबंधन के लिए हम जो है थायोमेथाक्साम 25WG नामक एक कीटनाशक आता है, इसका 100 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करें। साथ ही साथ मूंग और उड़द में समय के अनुसार अगर कोई पत्ती खाने वाला अगर जो है कोई कीट नज़र आ रहा है, तो उसके प्रबंधन के लिए भी हमें जो है अगर हमें आवश्यकता है तो हमें छिड़काव करना चाहिए। तो जो खासकर जो पत्ती खाने वाले जो कीट होते हैं जिनको हम डिफोलिएटर्स बोलते हैं, तो हम ETL को देखते हुए जो हमारा जो आर्थिक जो क्षति स्तर है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड जो लेवल है, उसको देखते हुए अगर कोई कीट उस अवस्था को पार कर रहा है, तो हमें जो है जो हमारे खासकर जो पत्ती खाने वाले जो कीट हैं उनके प्रबंधन के लिए हमें रासायनिक कीटनाशियों का उपयोग करना चाहिए। उन रासायनिक कीटनाशियों में जैसे आपका ट्राइजोफास है, ये आपका 800 ml प्रति हेक्टेयर के मान से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोफेनोफास है, इसका भी हम 1500 ml प्रति हेक्टेयर के मान से इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नए कीटनाशी भी हैं, कुछ उनमें स्पाइनोसाइड है, ये भी काफ़ी अच्छा कीटनाशी है और इसका जो उपयोग है वो 167 ml प्रति हेक्टेयर के मान से हम जो है खासकर जो पत्ती खाने वाले जो कीट हैं और जो फली वेदक कीट हैं उनके लिए हम कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जियों की खेती अपने राज्य में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और जिन किसानों ने सब्जियों की फसल लगा रखी है उनकी फसल में जड़ गलन रोग का प्रकोप होता है और यदि फसल की जड़ ही गल जाए तो ऐसी फसल से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं भी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस नुकसान से बचने के लिए आप किस प्रकार से करें इस रोग का नियंत्रण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RL भारद्वाज। किसान भाइयों, आज अपन बात करते हैं सब्जियों में जड़ गलन की समस्या और उसका समाधान। जड़ गलन की समस्या मुख्य रूप से टमाटर, मिर्ची, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, गाजर, आलू, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां सभी में गंभीर समस्या है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई विभिन्न प्रकार के सब्जियों की खेती करते हैं, किंतु वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं जो कि मिलना चाहिए। यदि इसके कारणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इसमें एक प्रमुख कारण रोगों का प्रकोप है,
यदि रोगों में जड़ गलन की बात करें तो इस रोग का प्रकोप सब्जियों में पौधशाला से लेकर फलन अवस्था तक होता है। और इससे पौधा जो है प्रारंभिक अवस्था से, नर्सरी अवस्था से लेकर के उत्पादन अवस्था में कभी भी जड़ और तना जहाँ पे मिलते हैं वहाँ से ये सड़ जाता है। इसके अलावा बहुत बार ये देखा गया है कि सब्जियों में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उनके तने में काफ़ी मात्रा में पानी होने के कारण से थोड़ा सा कहीं पे भी कोई चोट लगने से हल्का घाव बन जाता है और घाव होने के कारण से उसमें फफूंद जो है अंदर प्रवेश करके सड़न जो है वो पैदा कर देती है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में जड़ गलन समस्या हो गई हो तो इसकी रोकथाम किस तरीके से करें, इस हेतु जानकारी के लिए मिलते हैं। जिन खेतों में बिना सड़ा गला खाद डालते हैं उन खेतों की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा खराब हो जाती है। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की जो सप्लाई पौधों को मिलनी चाहिए या जो सरंध्रता जमीन में होनी चाहिए वो नहीं होने के कारण भी जड़ गलन की समस्या सब्जियों में देखी जाती है। इसके अलावा जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है जिसके कारण से तने के ऊपर घाव बन जाते हैं और वहाँ से भी जड़ों के सड़न की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इनका नियंत्रण करें तो बहुत आसानी से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। वरना ये इस प्रकार की एक समस्या है कि इसमें 90 से 100% तक भी पौधे जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो इनको रोकने के लिए हमें सबसे पहले मृदा उपचार करना चाहिए, जिसे मृदा स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। मृदा में पाए जाने वाले हानिकारक जीवों को नष्ट करने के लिए हमें फॉर्मलिन की 25 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं और उसी को जो नर्सरी क्षेत्र है उसको स्टेरिलाइज करें, उसको अच्छे से गीला कर दें और गीला करने के बाद में उसमें काली पॉलीथीन से उसको बिल्कुल कवर करके 15 दिन के लिए उसको बिल्कुल ढक दें। ग्रीष्म काल में बार बार जुताई करें, जो हानिकारक हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ में हमें जल निकास की संपूर्ण व्यवस्था रखनी चाहिए, क्योंकि बुआई से पूर्व 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद में मिला दीजिए और 15 दिन तक उसको नमी युक्त छायादार स्थान पर रखिए। बुआई करने से पहले सब्जियों के बीजों को 3 ग्राम से 4 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, जिसमें बावस्टीन, रिडोमिल, श्योर, शाप दवाइयों का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप पौध का स्थानांतरण कर रहे हैं तो 10 ग्राम दवा 10 लीटर पानी में मिला करके उस पानी के घोल में आप 5 से 10 मिनट के लिए पौध को रखिए और उसके बाद में उसका स्थानांतरण करेंगे तो इसमें यह समस्या नहीं आएगी। जिन क्षेत्रों में जड़ गलन की बहुत ज़्यादा समस्या है वहाँ पे थोड़ा लंबी अवधि का फसल चक्र अपनाएं और पौध को खेत में लगाने के 15 से 20 दिन बाद में एक बार फफूंदनाशी दवाई से उसमें ड्रेंचिंग करें और जैसे ही समस्या कहीं नज़र आती है तो उसे कार्बनडाजिम 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल करके पुनः उसमें ड्रेंचिंग करेंगे तो हम खड़ी फसल में भी आसानी से जड़ गलन की समस्या को रोक सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम परमार, जिला चंपा के कृषक लखनपाल शर्मा ने। यह सेब की उन्नत संवर्धन तकनीक से रोपण विधि के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो लखनपाल शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। एप्पल के रूट स्टॉक जो है M9 MM सीरीज पे जो है M9 M7 MM106 MM111 M793 के रूट स्टॉक में अपनी लैब में टिश्यू कल्चर के जरिए तैयार कर रहा हूँ। ऊतक संवर्धन अथवा टिश्यू कल्चर वह क्रिया है जिससे विविध शारीरिक ऊतक अथवा कोशिकाएं किसी बाह्य माध्यम में
उपयुक्त परिस्थितियों के विद्यमान रहने पर पोषित की जा सकती है, जिससे कि उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो इस विधि से किस प्रकार पौधे तैयार किए जाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इसको तैयार करने के लिए पानी तैयार करते हैं। वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है ये, इसमें हम पहले वाटर प्योरीफाई करते हैं। उसके बाद जमीन के पोषक तत्व होते हैं खेतों में, वो हम लेबोरेटरी में इन बॉटल्स में बनाते हैं। तो इनके लिए टिश्यू कल्चर प्लांट के लिए ये एक खाना होता है जिसमें भिन्न भिन्न किस्म के केमिकल होते हैं, वो हम डालते हैं। डालने के बाद ये स्टॉक तैयार हो जाता है। स्टॉक तैयार करने के बाद फिर ये मीडिया हम जो है वो तैयार करते हैं। मीडिया तैयार करने के बाद यहाँ से हम उठा करके ऑटोक्लेव में डाल देते हैं। ऑटोक्लेव करने के बाद फिर हम इसको मीडिया को अंदर मीडिया स्टोर रूम में ले जाते हैं। जब मीडिया तैयार हो जाता है फिर ये हमारा इनोकुलेशन रूम है। इनोकुलेशन में ये लेमिनार फ्लो में हम अपना मीडिया रख देते हैं। जैसे ये M9 का ये कल्चर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करना इनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हम अपने कल्चर रूम में ले जाते हैं कल्चर को। इनोकुलेशन करने के बाद लेमिनार से हम जो कल्चर मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद कल्चर इस कल्चर रूम में ले आते हैं और इस किस्म से हम इन कल्चर को यहाँ पर रखते हैं अपनी लैब में। और इसको विशेष टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। आजकल गर्मियों में 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हम टेम्परेचर नहीं बढ़ने देते, कम से कम 18 और 22 के बीच में रखते हैं टेम्परेचर को, तो ताकि इनको ग्रो करने की में आसानी और अच्छे ढंग से प्लांट्स जो है ग्रो कर। जब हम मीडिया तैयार करने के बाद जो इनोकुलेशन करते हैं, इनोकुलेशन से लेकर के इस स्टेज तक प्लांट्स के ग्रो होने का ये 21 दिन में हमारा प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है। 21 दिन के बाद फिर हम इसको रूटिंग के लिए डालते हैं। रूटिंग के बाद हम 12-15 दिन के बीच में मतलब रूटिंग आ जाती है और उसके बाद हम इसको हार्डनिंग चैम्बर में भेज देते हैं। लैब से पौधा जब हमारा हार्डनिंग चैम्बर में आता है तो हार्डनिंग के 20 दिन में हार्डनिंग हो जाती है और उसके बाद हम सेकेंडरी हार्डनिंग जो है हम यहाँ पर ले आते हैं उसको। और सेकेंडरी हार्डनिंग करने के बाद ये पौधा जो है ये हमने फील्ड में लगा दिया है और इसके 6 महीने के अंदर ये पौधा जो है वो बागवान भाई अपने बगीचों में लगा सकते हैं। टिश्यू कल्चर काफी प्रचलित तकनीक है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। कई तरह के पौध इस तकनीक से तैयार किए जाते हैं, जिनसे अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त हो रहे हैं। लैब में तैयार पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है और इनसे उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। तो इस विधि से तैयार पौधों की क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं। कल्चर का तैयार करने के बाद जब ये प्लांट जो है खेत में जाता है तो ये टोटली डिजीज फ्री होता है और अच्छे वायरस फ्री मटेरियल ये निकलता है और आगे जा करके ये हर साल जो है वो फ्रूट देने की क्षमता रखता है और अच्छी क्षमता, और इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट भी लो है। और जो ट्रेडिशनल वैरायटी है जैसे बीज के ऊपर तैयार करते हैं उसके लिए जो शीट आवर्स है 90 दिन के शीट आवर्स चाहिए, लेकिन इसके लिए उसमें शीट आवर्स की जरूरत नहीं होती है। जो बागवान भाई ये सेब की नर्सरी में भी काम करते हैं वो क्विंटलों के हिसाब से बीज मंगाते हैं और फिर खेत में बीज करके उस पर ग्राफ्टिंग करते हैं। लेकिन ये टिश्यू कल्चर में हमें इस चीज़ की जरूरत, बीज की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमें एक्सप्लांट अच्छा लगता है, जो जिस वैरायटी का हमें तैयार करना होता है उसका क्लोन लेकर के, उसका एक्सप्लांट लेकर के हम लोग उसमें केमिकल में डाल करके, मीडिया में डाल करके उसकी कल्चरिंग करते हैं और वहाँ से हम पौधे तैयार करके आगे खेतों में लगाते हैं। और उससे जो नर्सरी तैयार होती है वो एक 2x2 वैरायटी होती है। रूट स्टॉक के ऊपर जो ग्राफ्टिंग करनी होती है वो सिलेक्टेड मदर ब्लॉक जो होते हैं, सिलेक्टेड प्लांट जो होते हैं हमारे, वो वहाँ से लेकर के, जैसे आजकल ट्रेंड बागवान भाइयों में चला है कि इटालियन वैरायटी की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो हमने अपने नर्सरी में जेरोमाइन, रेड ब्लॉक्स, लडलम गाला, गेल गाला और ये सुपर चीफ हो गया, स्कारलेट स्पर्टू, ऑर्गेन स्पर्टू, ये वैरायटी हमने अपने नर्सरी में लगाई है ताकि बागवान भाइयों को अच्छी वैरायटी के हम पौधे और अच्छी किस्म के पौधे उपलब्ध करवा सकें और बागवान भाइयों का भला हो सके।
राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गन्ने की अधिक पैदावार देने वाली किस्में और फसल में लगने वाले कीट एवं इनके रोकथाम पर जानकारी। जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।